दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल की बुक कॉल ऑफ द टाइगर और उसमें स्टोरी चल रही है द ओल्ड टाइगर एंड बिग लेपर्ड ऑफ मगरदेह। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब भीमा इस्माइल जी को बता रहा था कि ये जो बूढ़ा टाइगर है जो कि खंडहरों में रहता है और ये जो बड़ा लेपर्ड है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। ये सुन के इस्माइल जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था कि एक टाइगर और लेपर्ड दोस्त हो सकते हैं। अब भीमा ने बताया कि उसके गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत बूढ़ा टाइगर था। वो देखने में बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बूढ़ा इतना था कि उसकी स्किन लटकने लगी थी, खास तौर से गर्दन के पास की स्किन। और ये जो टाइगर था, ये हमेशा एक लेपर्ड के साथ रहा करता था, और वो जो लेपर्ड था वो बहुत बड़ा था, करीब करीब उतना ही बड़ा जितना बड़ा होता है टाइगर। ऐसे कई मौके आए जिसमें गांव वालों ने देखा कि एक ही खेत में टाइगर भी खड़ा है और लेपर्ड भी। पहले तो दोनों ने पालतू मवेशी मारे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो पालतू मवेशी मार नहीं रहे थे। अब वो पास के जंगल में रहते थे। गांव वाले जब जंगल में जाते थे तो कई बार आस पास ही दोनों नजर आ जाते थे। और अगर बात करें गुस्से की, तो टाइगर से ज्यादा एग्रेसिव वो लेपर्ड था। वैसे दुनिया जानती है कि टाइगर और लेपर्ड एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, क्योंकि टाइगर का साइज बड़ा होता है तो लेपर्ड उससे डरता है। और टाइगर लेपर्ड को अपने इलाके में बर्दाश्त क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर मैं इसे नहीं भगाऊंगा या मैं इसे नहीं मारूंगा तो मेरे शिकार को खा जाएगा। तो टाइगर बड़ा होता है, पावरफुल होता है, लेकिन लेपर्ड बहुत चालाक होता है, बहुत तेज होता है और पेड़ पर भी चढ़ सकता है। इसलिए दोनों का भोजन एक ही होने की वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब मैंने तो कभी टाइगर और लेपर्ड को आसपास कभी देखा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है वो यही बताते हैं कि जब भी टाइगर और लेपर्ड एक दूसरे को देखते हैं तो एक ग्राउल की आवाज निकालते हैं। अब जब वो एक दूसरे को देख लेते हैं, उसके बाद टाइगर तो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, ग्राउल करता रहता है और अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाता रहता है। लेपर्ड वहां से निकलने की कोशिश करता है, वहां खड़ा नहीं रहता, कान उसके दबे होते हैं, वो भी ग्राउल कर रहा होता है और धीरे धीरे अपनी पूंछ को हिला रहा होता है। अब ये सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि एक टाइगर और लेपर्ड आस पास रह रहे हैं और साथ में शिकार भी कर रहे हैं। मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ भीमा नहीं बोल रहा था। जितने गांव वाले थे आसपास, वो सब भीमा के साथ हामी भर रहे थे। ये बात तो गांव वालों को भी मालूम थी कि टाइगर और लेपर्ड एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो आश्चर्य तो उन्हें भी हुआ था, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था तो उन्हें यकीन कैसे ना हो। और दूसरी बात, जब वो अपनी आंखों से नहीं देखते थे तो भी टाइगर और लेपर्ड के पगमार्क इस बात की गवाही देते थे कि दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। अब मुझे पता था कि जब तक मैं जंगल में अभी हूं, मेरा सारा समय इस बात की खोज में ही जाने वाला है कि क्या वजह है कि एक टाइगर और लेपर्ड दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे कुछ समय मनोहर के साथ भी गुजारना था, कि मेरे पास जो 6-7 दिन बचे हुए हैं उसमें मनोहर को जिंदगी का पहला टाइगर मारने का मौका दिला दूं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अपने साथ कन्हैया को भी लेके आया था, और मुझे मालूम है कि ये जो दो काम थे, यानी कि पहला टाइगर और लेपर्ड की दोस्ती के बारे में पता करना, और दूसरा मनोहर को जिंदगी का पहला टाइगर दिलाना, बाद वाला काम कन्हैया संभाल लेगा। उसे जंगल की ट्रैकिंग करना बड़े अच्छे से आता है, और वो तो है ही जंगल मैन। मेरे पास जो वक्त बच जाएगा उससे
मैं कोशिश करूंगा कि इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाऊं। अब मैंने भीमा से कहा कि क्या तुम मुझे ऐसा आदमी दे सकते हो जो कि मुझे उन जगहों पर लेकर जाए जहां पर संभावना है उन टाइगर और लेपर्ड जिनके बीच में याराना है उनके दिखाई देने की। तो भीमा बोला कि उसके पास ऐसा आदमी है जिसे जंगल का चप्पा चप्पा मालूम है, पत्ता पत्ता डाली डाली एक एक पत्थर। फिर उसने एक छोटे बच्चे से कहा, जाओ दौड़ के जाओ और गलिया को बुला के लाओ। थोड़ी देर में बच्चा अपने साथ एक ठिगने से आदमी को लेके आया जिसके कंधे पर थी कुल्हाड़ी। अब ये था गलिया जो कि मेरे साथ रहने वाला था बाकी के 6-7 दिन जंगल में उस याराने को ढूंढने के लिए। अब जो पाठक इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर कभी आप विजिट करें मगरदेह और धोप घाटा के जंगलों में तो आपको गलिया से बेहतर आदमी नहीं मिलेगा जो आपको जंगल घुमा सके। उसे सारी जगह पता है, उसे वो जगह भी पता है जहां पर भालू दिन में आराम करते हैं। अब क्योंकि सुबह के 9 बज चुके थे तो हमने दोस्ती के लिए चाय पी। चाय क्या थी, पूरा का पूरा दूध ही था। उसके बाद मैं, गलिया और भीमा चल पड़े जंगल की तरफ। हमें एक गेम ट्रैक मिल गया, उसमें हम करीब 2 मील की दूरी तक चले और उसके बाद उतर गए एक रेतीले नाले में। अब यहाँ पर जो रेत थी, यहाँ पर हमें तरह तरह के जानवरों के पगमार्क मिले। टाइगर के भी पगमार्क थे, लेपर्ड के भी पगमार्क थे, भालू, स्ट्राइप्ड हाइना, जंगली सुअर, बार्किंग डियर, नीलगाय, चीतल, सांबर। ऐसा कौन सा जानवर था जिसके कि पैरों के निशान वहां पर नहीं थे। अब दिन भर घूमते हुए अब दिन भर घूमते हुए हमने करीब 15-20 मील की दूरी तय कर ली और जो हमें मिला देखने के लिए, 2 बार्किंग डियर, एक स्ट्राइप्ड हाइना, कुछ मोर मिले और एक नीलगाय की फैमिली मिली जिसमें कि एक मेल भी था और हमें देख के वो डिस्टर्ब हो गया था। हालांकि जंगल में बहुत सारे जानवर थे, हमें मालूम था, देख नहीं रहे थे, कोई बात नहीं। तो मुझे आश्चर्य इस बात में हो रहा था कि क्या वजह है कि जंगल में इतने जानवर होने के बावजूद ये टाइगर और लेपर्ड पालतू मवेशी मारने में इंटरेस्ट लेते हैं। टाइगर की बात तो मुझे समझ में आती है कि वो बूढ़ा होगा, जंगल के जानवरों को मार नहीं पा रहा होगा, लेकिन क्या वजह है कि लेपर्ड ऐसा कर रहा है और दूसरी बात टाइगर के साथ ऐसा कर रहा है, जबकि जंगल में सुअर, मोर भरे पड़े हैं, लेपर्ड को भोजन की कमी नहीं है। अब मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था। यही वजह है कि मैं गोली नहीं चलाना चाहता था, क्योंकि मैं जंगल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हालांकि मेरे कैंप को मीट की जरूरत थी और जो भील थे उन्होंने मुझसे कहा था कि 1-2 नीलगाय मारते लाना। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भील नीलगाय को मार के खाना बहुत पसंद करते थे। एक तो उनको मांस मिल जाता था और दूसरी वजह यह थी कि नीलगाय उनकी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। अब जब हम चल के जा रहे थे तो गलिया ने मुझे एक ट्रैक दिखाया एक तालाब के किनारे का, जहां पर जानवर पानी पीने आते थे। यहाँ पर एक पेड़ था और उसकी जो ब्रांच थी एक अच्छी सीट थी जानवरों के इंतजार में रात को बैठने के लिए। हालांकि जब इस पेड़ पर आप बैठते तो आपको लाल चींटियों के द्वारा स्वागत होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि लाल चींटियां आम के पेड़ों में रहना पसंद करती। अब जो तालाब के किनारे की नरम जमीन थी वहां पर नीलगाय, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, इनके पैरों के निशान भरे पड़े थे। अब पुराने पैरों के निशान थे एक टाइग्रेस के जिसके साथ कब्स भी थे और 3-4 दिन पुराने निशान थे एक बड़े मेल लेपर्ड के। लेकिन वो बूढ़ा टाइगर इस तालाब के किनारे आया हो ऐसा कोई सबूत या निशान वहां पर नहीं था। अब मैंने सोचा कि कम से कम 2-3 रातें मैं इस तालाब के किनारे ही बिताना पसंद करूं। इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि वो बूढ़ा टाइगर और बड़ा लेपर्ड वहां आ जाए, ना भी आए
तो जो यहाँ पर पैरों के निशान हैं वो बता रहे हैं कि वो 2-3 रातें जो मैं यहाँ पर बैठूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जंगल के अंदर इससे ज्यादा आकर्षक कुछ हो नहीं सकता कि आप किसी तालाब के किनारे बैठे हैं। भले ही आप शिकार नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर चांदनी रात है तो क्या ही कहने। अब जंगल में जो ज्यादातर जानवर होते हैं वो नॉकचर्नल होते हैं, यानी कि रात्रिचर होते हैं। जो नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं इंसान के डर से। अब जब रात होती है तो जानवर निकलते हैं और वो पक्षी जो इंसान से थोड़ी दूरी पर बैठ सकते हैं पेड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं, अपनी गर्दन को अपने पंखों के अंदर छिपा लेते हैं। लेकिन जंगली जानवर और रात्रिचर पक्षी बाहर निकलते हैं भोजन और पानी की तलाश में। अब जो कार्निवोरस जानवर होते हैं वो भी निकल के आते हैं क्योंकि उनका भोजन निकल के आया होता है। और रात के अंधेरे का फायदा वो घात लगाकर हमला करने में करते हैं। लेकिन वो कार्निवोरस जानवर जिन जानवरों का शिकार करते हैं उनके सूंघने और सुनने की क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है। हालांकि उसके बावजूद कार्निवोरस जानवर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। लेकिन उसके बावजूद उन हर्बीवोरस जानवरों की गिनती में कमी नहीं आती। हाँ, अगर वो रात की जगह दिन में निकलना शुरू कर देंगे तो इंसान जिसके पास घातक हथियार है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी गिनती में कमी आ जाएगी। जिन जंगलों में इंसान की आवाजाही नहीं है वहां पर जंगली जानवर यानी कि हर्बीवोरस जानवर दिन में भी आराम से घूमते हैं। लेकिन जहां पर इंसान का आना जाना है वहां पर वो भी रात को निकलना पसंद करते हैं। और जिन जंगलों में इंसान का आना जाना नहीं है उन जंगलों में टाइगर और लेपर्ड भी दिन में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन जब इंसान का आना जाना हो जाता है तो फिर वो जानवर भी समझ जाते हैं कि रात को निकलना ही सुरक्षित है। तो यही वजह है कि जब हम दिन में घूम रहे थे हमें जंगली जानवर नजर नहीं आ रहे थे। रात में देखो, जहां देखो तहां जानवर ही जानवर है। अब गांव में बहुत सारे लोगों के पास भरमार बंदूकें हैं, यानी कि मजल लोडर है, और बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जिनकी की जिम्मेदारी है जंगली जानवरों की सुरक्षा करने की। उन्होंने भी इस तरह की भरमार बंदूकें अपने पास रखी हैं ताकि अपने भोजन के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार कर पाए। ये तालाब के किनारे जो आम का पेड़ था इससे करीब 1 मील की दूरी पर एक बहुत ही बढ़िया जगह थी। वहां पर एक चट्टानी रिज था जहां पर बहुत ही शानदार पहाड़ी रास्ता बना हुआ था, यानी कि गलियारा बना हुआ था रिज में। अब ये रिज के दोनों तरफ नीचे दिखाई देता था। उसके एक छोर पर बहुत बढ़िया गेम ट्रैक था, दूसरी तरफ ये वाटर होल वाला जहां आम का पेड़ था वो वाला गेम ट्रैक था। दूसरी साइड वाला रास्ता यानी कि गेम ट्रैक मगर देव के खेतों की तरफ जाता था जो कि यहां से करीब 3 या 4 मील की दूरी पर था। और जो दूसरा गेम ट्रैक था जो कि खेतों की तरफ जाता था उसके करीब करीब पैरेलल एक सूखा हुआ जंगली नाला जाता था। अब उस जंगली नाला जो कि अभी सूखा हुआ था उसमें पत्थरों के बीच में इतनी ज्यादा सूखी टहनियां और लकड़ियां अटकी हुई थी। ये बात ये बताती थी कि बारिश में इस नाले में बड़ा जबरदस्त पानी आता है। अब इन गेम ट्रैक्स में सारे जानवरों के पगमार्क्स थे, टाइगर से लेकर डियर तक। यहां तक कि इसमें भालू के भी पैरों के निशान थे। निशान नहीं थे तो उस बूढ़े टाइगर के। उस रिज के नीचे तेंदू के पेड़ लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि ये तेंदू के पेड़ हैं जिस वजह से भालू यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि भालू को तेंदू के फल खाने बड़े पसंद होते हैं। भालू का तेंदू खाने का स्टाइल भी गजब होता है। वो पेड़ पर थोड़ी ऊंचाई तक चढ़ता है, अपने वजन की वजह से पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है और जो पके हुए तेंदू के फल होते हैं जिसमें भालू की दिलचस्पी होती है वो नीचे गिर जाते हैं। भालू आराम से उन्हें खा लेता है। अब इन तेंदू के पेड़ों के अंदर मचान बनाने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जब भालू आके पेड़ को हिलाए
तो तेंदू के साथ मैं भी गेंदू बन के नीचे गिर गया। अब गलिया ने बोला था कि साहब, इस पेड़ पर मचान बनाना चाहिए, लेकिन उसका ये आइडिया मैंने खारिज कर दिया। और बाद में मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये आइडिया मैंने खारिज किया था। थोड़ी दूरी पर जहां वो पथरीला नाला था, उसके किनारे एक महुए का पेड़ था। इस पर बैठने की अच्छी जगह थी, जमीन से करीब 8 फीट की ऊंचाई पर। मैंने अपने दिमाग में इस बात का खाका तैयार कर लिया था, क्योंकि इसके पहले वाली रात मैं आम के पेड़ पर गुजारने वाला था, जो कि तालाब के किनारे था और जहां पर लाल चींटियों से मुठभेड़ की संभावना थी। अब बुरी तरह से थकान से चूर चूर होके हम लोग वापस भीमा के घर पर आए। अब जब हम वहां पर आए थे, तभी पालतू मवेशी भी जंगल से वापस गांव की तरफ आ रहे थे। अब ज्यादातर मवेशियों के गले में या तो तांबे की घंटी थी या फिर लकड़ी की घंटी थी, और सबकी घंटियां बज रही थी। गांव की जो छतें थी, फूस वाली छतें, उनके अंदर से नीला नीला धुआं निकल रहा, क्योंकि घरों के अंदर खाना पक रहा था। अब जो गांव के आदमी थे, वो दिन भर खेतों में काम करने के बाद वापस आ चुके थे, अपने हाथ पैर धो रहे थे। जो लोग पहले से हाथ पैर धो चुके थे, एक जगह बैठकर गप्पे हाँक रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। अब बच्चे बिना कपड़ों के, यानी कि नंगे, यहां से वहां खेल रहे थे धूल मिट्टी में, क्योंकि उनके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थे। पूरा का पूरा गांव खुश था। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। अब जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, किसी के पास साइकिल होती है, किसी के पास मोटर कार होती है, सिनेमा जाते हैं, बाजार जाते हैं, और जब वो गांव के लोगों के बारे में बात करते हैं, और खास तौर पर उन गांवों के पास जो कि जंगल के किनारे हैं, वो लोग इनकी गरीबी के बारे में बात करते हैं, इनकी बुरी दशा के बारे में बात करते हैं, और इन्हें बैकवर्ड बोलते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि ये लोग बड़े खुश हैं, और ये इस बात की परवाह भी नहीं करते कि शहर के लोग क्या कर रहे हैं और उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। शहर के लोगों की खुशी को 100 गुना कर दिया जाए, उसके बावजूद वो इन लोगों की खुशी का मुकाबला नहीं कर सकती, जिन्हें कि वो लोग बैकवर्ड समझते हैं। एक इंसान के दिमाग के अंदर जो सच्ची खुशी होती है, वो जंगल के किनारे रहने वाले गांव वाले ही समझते हैं। शहर का आदमी तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। शहर के लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो भौतिकता की जिंदगी में जीते हैं। ये दिमागी शांति, ये भोलापन, बच्चे जैसी खुशी, अगर वो इसकी चाहत रखेंगे, तब उन्हें मालूम चलेगा कि भौतिकता के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती। अब गलिया और मैं दोनों बहुत भूखे थे। हालांकि हमने अपनी प्यास तो बुझा ली थी उस तालाब के पानी से, जिससे सारे जंगल के जानवर अपनी प्यास बुझाते थे। सुबह जो हमने चाय पी थी, या यूं कहे दूध वाली चाय, उसके बाद हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। और अप्रैल के गर्म दिन में हमने करीब 20 मील की जंगल में पदयात्रा की थी। मैंने अपनी कार मगरदेह में छोड़ दी थी, और भीमा के यहाँ चाय पीने के बाद मैं वापस आ गया अपने कैंप में। अब मनोहर और कन्हैया लोर नदी के दूसरी तरफ ढूंढते रहे दिन भर उस टाइगर को, और उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 या 3 बढ़िया स्पॉट्स देखे हैं जहां पर टाइगर के लिए बेट बांधी जा सकती है, और एक जगह पर तो उन्होंने एक बहुत बड़े टाइगर के पगमार्क भी देखे हैं। कन्हैया तो दूसरे गांव में चला भी गया था बेट के लिए भैंसे खरीदने के लिए। अब मैं और मनोहर बाहर बैठ के गप्पे हाँक रहे थे, डिनर का इंतजार कर रहे थे, कि तभी कन्हैया दूसरे गांव से भैंसे खरीद के ले आया। अब अगले दिन फिर कन्हैया और मनोहर निकल पड़े अपने साथ भैंसों को लेके। उन भैंसों को बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है और उन्हें किस लिए ले जाया जा रहा है। इधर मैं चला गया मछली पकड़ने के लिए। अब उस स्ट्रीम में कई सारी बढ़िया बारील है, और जो कि बड़ा अच्छा आनंद देती है मछली पकड़ने का शौक रखने वालों को।
हालांकि मछलियां बहुत छोटे साइज की है और अच्छा चैलेंज देती है, आपके सब्र का यानी कि धैर्य का इम्तिहान लेती। खाने में बड़ी अच्छी होती है, लेकिन मेरे हाथ एक भी नहीं लगी। हालांकि पानी में मछलियां बहुत सारी थी। उनकी चमकीली सतह सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अब ये बात तो केवल मछलियां ही बता सकती हैं कि कब वो शिकारी के डाले हुए चारे में ध्यान देती है, कब नहीं देती हैं, क्योंकि कोई मछली पकड़ने वाला तो ये बात बता नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।